Hi everyone. I hope you guys are well. I welcome you all in Understand SSC. So today's video is all about how to attempt mock. देखिए मुझे जहां तक अंदाजा है ये वीडियो केवल वही लोग देख रहे होंगे जिनके नंबर अटक गए हैं या तो 110 120 के रेंज में या 130 140 के रेंज में मतलब ये 100 100 से लेके 140 के रेंज में अगर आप अटक गए हैं तो आप बहुत परेशान है कि यार हमने तो सिलेबस खत्म कर लिया हमने सारी चीजें कर ली अब हमारे मॉक में नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे ठीक है तो देखो मैं आपको बेसिक सी बातें बताऊंगी जो आपको मॉक टेस्ट देते वक्त भी और आपको एग्जाम हॉल में भी ध्यान रखनी है then only you can score 160 प्लस राइट देखो मैं भी कभी ना कभी 130 140 में अटकी होंगी और बहुत सारे लोग जिनके अभी 160 170 180 आ रहे हैं सारे के सारे लोग कभी ना कभी अटके होंगे राइट तो उन्होंने ये तरीके तो ढूंढने होंगे ना कि इस चीज से बाहर कैसे निकलते हैं तो वो चीज व्हाट आई फाउंड मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या ऐसी चीजें हैं आप अगर आप करेंगे अगर आप ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर बढ़ जाएंगे राइट ठीक है सो लेट्स मूव अहेड देखो अभी ना ये सारे मैंने पॉइंटर्स लिख रखे हैं कि थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड पर इसके बाद ना मैं आपको हर एक चीज विद उसका जो प्रूव है ना वैलिड प्रूव रिलेट करके क्वेश्चंस के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ठीक है जैसे अगर मैं टाइम मैनेजमेंट बोल रही हूँ मैं अगर प्रायोरिटाइज करने बोल रही हूँ तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह के क्वेश्चन को पहले प्रायोरिटाइज करना है किस तरह के क्वेश्चन को बाद में प्रायोरिटाइज करना है ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही छोड़ दूंगी देखो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लाइक मोस्ट इफेक्टिव वीडियो अगर आप इसको देख के इम्प्लीमेंट कर पाते हो तो ठीक है ऐसा नहीं है कि अगर आप ये वीडियो देख लो और भी आप 50,000 वीडियोस देखते हो तो वीडियोस देखो पर इम्प्लीमेंट ना करो किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उसको तो आपको देखनी है समझना है आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आप भी सेम गलतियां कर रहे हैं जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं पहले आप उसको इम्प्रूव करिए ठीक है फिर हम बात करेंगे इसके रिजल्ट्स में जब हमारे वीकेंड पे कॉल्स होते हैं आरंभ और अंतिम प्रहार में अगर आपको नहीं पता तो अंतिम प्रहार और आरंभ हमारे फ्री मेंटरशिप ग्रुप्स हैं इसमें 15,000 लोग हैं एंड दे आर लाइक वर्किंग हार्ड ऑन डेली बेसिस एक साथ ग्रुप स्टडी करते हैं पढ़ते हैं एक अच्छा इन्वायरमेंट है जहाँ पे लोग एक दूसरे के मॉक के मार्क्स एंड एवरीथिंग डेली टारगेट सब देख के एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में पढ़ पाते हैं जिससे उनका काफी बेनिफिट होता है राइट तो जब हमारे अंतिम प्रहार और आरंभ में जब संडे को सैटरडे को कॉल होगा ना जैसे कि हमारी वीकली कॉल्स होती है देन आई आस्क यू कि क्या आपको अभी भी क्या प्रॉब्लम आ रही है पहले आप इस वीडियो को देख के इम्प्लीमेंट कीजिए ठीक है चलो तो देखो मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या लिख के रखा हुआ है कि टाइम मैनेजमेंट देखो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम 1 घंटे का कोई एग्जाम देते हैं जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं और अगर आपने जल्दी जल्दी नहीं किया आपको मतलब कहने का मतलब आपके पास सोचने का टाइम बहुत ज्यादा होता नहीं है आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आप इतने यूज टू होने चाहिए कि आप देखो क्वेश्चन और तुरंत बना दो तो आपको टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी होता है कि आप किस सब्जेक्ट में कितना टाइम दोगे किसको पहले करोगे किस तरह के क्वेश्चन को छोड़ दोगे बात के लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रायोरिटाइजेशन भी अगेन आपको वैसे क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज करना है जो आपको एकदम पक्के से आते हो ठीक है मैं आपको दिखाती हूँ अभी आगे क्वेश्चन कि कौन से क्वेश्चन आपको पक्के से आने चाहिए और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको एकदम आता ही नहीं है कंसेप्ट ही नहीं आता तो उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा राइट ओवर थिंकिंग का मतलब ये है कि भाई क्या होता है ना कि हमको जैसे इंग्लिश और जीके में खास करके जब हम कोई पेपर करते हैं हमको फील आती है कि अरे इसका तो आंसर ये वर्ड होना चाहिए या ये आंसर होना चाहिए पर हम क्या करते हैं हम बार बार ओवर थिंक करते रहते हैं कि भाई ये होगा कि नहीं होगा अपने इंस्टिंक्ट को डाउट करते हैं तो जब हम ऐसा करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली जब आप नोटिस करेंगे कि जब भी आप अपने इंस्टिंक्ट को छोड़ के ओवर थिंकिंग करके अपना आंसर चेंज करते हैं तो वो आंसर ज्यादातर केसेस में गलत निकलता है ठीक है तो वो सब चीजों को अवॉइड करना है स्मार्ट गेसिंग देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई तुक्के नहीं लगाओगे तो फिर सही कैसे होंगे तुक्के है ना इस तरह के पेपर में अगर आप 90 प्लस अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली पीछे हो ठीक है तो आपको 90 प्लस अटेम्प्ट करना पड़ेगा मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप सारे लोगों में से बहुत सारे लोगों का केस ये होगा वो 70 75 के रेंज में अटेम्प्ट करते हैं ठीक है अगर वो ज्यादा कर दें तो वो नेगेटिव कर देते हैं मतलब 20 के आसपास वो नेगेटिव कर देते हैं जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो रेगुलर बेसिस पे आपको हो रही है तो पहले तो आपको ये 70 से 90 करना है जो आप अटेम्प्ट है उसको बढ़ाना है आपको ठीक है और नेगेटिव मार्किंग कम करनी है तो ये स्मार्ट गेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट मतलब लॉजिकल डिडक्शन करो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है आगे स्लाइड्स हैं देखो रीड केयरफुली में ये होता है ना हम कभी कभी क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते तो हमको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं। कभी कभी लास्ट लाइन में कुछ ऐसा अटपटा सा लिखा होता है तो हम उसको ध्यान नहीं देते और हम आंसर गलत कर देते हैं उसको हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं ठीक है कभी कभी देखो क्या होता है ना
पेपर के बीच में हमसे एक क्वेश्चन नहीं बना, दो क्वेश्चन नहीं बना और हम बस पैनिक हो जाते हैं कि यार ब्लैंक हो जाते हैं कि हमसे कुछ बन ही नहीं रहे। तो वो सब चीजों पे हमको काम करना है, ठीक है। मैं ये आपको सब बताती हूँ क्या कैसे करेंगे विद क्वेश्चंस, राइट। बिफोर दैट देखिए, टेक्स्ट बुक की बात कर लेते हैं। अभी ना हम जितने भी मॉक करेंगे, जो भी चीजें करेंगे, वो सब हम टेक्स्ट बुक पे ही करेंगे। टेस्ट हम टेक्स्ट बुक पे ही देते हैं। इवन जो मैं आपको डेली टारगेट्स देती हूँ, तो उसमें भी मैं बहुत सारी चीजें आपको टेक्स्ट बुक से करने दूंगी, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे पीवाईक्यूज अवेलेबल है, राइट। और इनके टेस्ट भी ठीक है, डिसेंट है। तो अभी क्या है ना कि अभी सेल चल रही है, तो आप चाहो तो खरीद सकते हो। शायद 13 और 14 को है सेल, तो यू कैन बाई इट। अभी आपको लीस्ट प्राइस में मिल जाएगा। यू कैन यूज द कोड यूएसएससी, ठीक है। मैं आपको लिंक टेलीग्राम पे दे दूंगी। यूएसएससी कोड आप अगर यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और मतलब मोस्टली क्या करेंगे ना, अपन जितने भी टेस्ट पीवाईक्यूज के, अभी जैसे 2024 के हम टेस्ट लगा रहे हैं, तो हम सीधे टेक्स्ट बुक पे जाएंगे और पीवाईक्यूज यहाँ से लगा लेंगे। आपके पास है तो बढ़िया, नहीं है तो यू कैन बाई इट फ्रॉम हेयर, राइट। ठीक है। देखो, अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट पे। टाइम मैनेजमेंट का क्या है ना, बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आपने ध्यान दे लिया, एक बार पकड़ लिया, एक बार फ्लो बना लिया। पहले तो देखो, मैंने ये चीज ना क्रोनोलॉजी में लिखी है। क्रोनोलॉजी का मतलब इंग्लिश। देखो, इंग्लिश 10 मिनट लिखा है, जीके 5 मिनट, रीजनिंग 15 से 18 मिनट, जो मैंने आपको ग्रुप में भी बोल रखा है कि 15 से 18 मिनट स्टैंडर्ड टाइम है। जितने भी टॉपर्स हैं या जितने भी अच्छे नंबर ला रहे हैं ना, 170 एंड above, वो इसी रेंज में कर रहे हैं। मैथ्स 25 से 28 मिनट क्यों लिखा है, देखो मैं आपको एक लॉजिक समझाती हूँ। मैथ्स में भी 25 क्वेश्चन, इसमें भी 25 क्वेश्चन, इसमें भी 25, इसमें भी 25। मैं आपको लॉजिक ये समझाना चाह रही हूँ। देखो, एक आध मिनट आगे पीछे ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैथ्स में ना, अगर 25 क्वेश्चन है और वो कैलकुलेटिव भी होते हैं कई बार, तो हमको ना ज्यादा टाइम बचाना होता है। ज्यादा टाइम इसलिए कह रही हूँ बचाना होता है मैथ्स के लिए, कि हमको पैनिक ना हो, है ना। पैनिक अगर टाइम होगा तो हमें रहेगा कि नहीं यार ठीक है, टाइम तो है ना, हम आराम से कर लेंगे धीरे धीरे। तो आप तब मैथ्स कर सकते हो आराम से। अच्छा, मैंने आपको लिखा हुआ है लास्ट के लिए आपको 5-7 मिनट बचाने। आपको लग रहा होगा कि ये पागल तो नहीं हो गई, हमसे तो पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा, दीदी क्या कह रही है, बात के लिए 5-7 मिनट बचा भी लेना एक्स्ट्रा। देखो, जब मैं पेपर दे रही थी ना, तो लास्ट में इवन टेस्ट में भी ऐसा होने लग गया था कि 50-52 मिनट में मेरे पेपर कंप्लीट हो जाते थे। अभी 2-3 क्वेश्चन बचा होता था जो नहीं बन रहे होते थे, तो उसके लिए मैं 5-7 मिनट बचाती थी। और फिर मैं उस 5-7 मिनट में आराम से सोच के, देखो नहीं बनने वाले क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ, जो बन जाने वाले क्वेश्चन है थोड़ा लॉजिक वॉजिक लगाने से, तो उन क्वेश्चंस पे मैं उस 5-7 मिनट में सोचती थी कि इसका क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आप धीरे धीरे अभी नहीं बचे कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे करके बचेंगे। जब आप ये सब मैनेज कर लेंगे ना अच्छे से, तो फिर आपका ये बचने लग जाएगा, ठीक है। देखो, अब टाइम मैनेजमेंट का दूसरा पार्ट क्या है, कि आपको ना क्वेश्चंस को 3 राउंड में करने हैं। मैथ्स की बात कर रही हूँ स्पेशली, और रीजनिंग में भी कर सकते हो, लेकिन मैथ्स की बात स्पेसिफिकली कर रही हूँ क्योंकि ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम मैथ्स ही है, अगर आप टेस्ट की बात करें तो। देखो, 3 राउंड का मतलब है, राउंड वन में आपको वैसे क्वेश्चन करने हैं जो एक्सट्रीमली इजी है, एक्सट्रीमली इजी। मतलब वो आपसे नहीं बन रहे, मतलब आपकी तैयारी ठीक नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी मैं किस तरह के क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। दूसरे कोई राउंड में आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड है, कंसेप्चुअल है, आपको आते तो हैं पर कैलकुलेटिव है, उसमें टाइम लग जाएगा। तो आपको उसको सेकंड राउंड के लिए छोड़ना है। मतलब आप समझ रहे हो, फर्स्ट राउंड में केवल और केवल वैसे क्वेश्चन करने हैं जो आप शायद देखते के साथ बना दो, आपको पेन से ज्यादा कुछ लिखना भी ना पड़े, वैसे टाइप वाले क्वेश्चन, या थोड़ा सा 1-2 लाइन लिखना पड़े। और थर्ड राउंड के लिए ना आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस बचाने हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द सेंस कि जो यार आपको लग रहा है भाई ये तो बहुत हार्ड सा है, मतलब आपको क्लिक नहीं कर रहा, आपको फील नहीं आ रहा, क्या क्या 2-3 लाइन लिखोगे ये क्वेश्चन बन जाएगा, उसको आपको छोड़ना है। आपको उस पर अटकना ही नहीं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। मतलब मैंने एक स्टूडेंट से मांगा था कि भाई अपने आप भेजो, किस किस तरह के क्वेश्चन आप सही करते हो, कितना टाइम लेते हो, तो उन्होंने भेजा, ठीक है। देखो, मैंने यहाँ पे राउंड वन बताया हुआ है, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन का मतलब देखो, ये जैसे पहला क्वेश्चन, ये जीके का है, 8 सेकंड लगे, ठीक है, बढ़िया टाइम है। इसमें है ना कि भैया 32 आर्टिकल जो है, रिट जुरिस्डिक्शन जिसमें होती है, वैसा ही सेम प्रोविजन कौन से आर्टिकल में होता है, तो हमको पता है ना, 226। क्योंकि अगर 32 में हमारे रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट के पास होती है। ये बहुत बेसिक सी बात है। अंतिम प्रहार वालों को तो रटी हुई है, आरएम वालों को नहीं रटी हुई, तो अभी आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आप रट लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपसे तुरंत बन जाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखो, मैं अगर ये बताऊं इंग्लिश का, अभी इंग्लिश में क्या है ना, ये वाउच। वाउच एक सिंपल सा वर्ड है। जब आप एंटोनिम सिनोनिम पढ़ते हैं, तो आप वाउच याद करते हैं। वाउच का मतलब क्या होता है कि हम किसी के लिए वाउच कर रहे हैं, राइट। मतलब हम किसी को सर्टिफाई कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, इस तरह की चीजें। मतलब आप किसी की गारंटी ले रहे हैं, काइंड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी कोई इंसान ना सर्टिफाई लगा के चला जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाती है। पर आपने ये ध्यान देना है, जैसे इनका भी शायद इस वजह से ही गलत हुआ होगा। अपोजिट मीनिंग, तो आपको क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ना है। जब मैं कह रही थी ना रीड केयरफुली, अपोजिट पढ़ना है। आपको पता है वाउच का मतलब सर्टिफाई होता है, तो लेकिन आपको अपोजिट पूछा है, तो आप इनवैलिडेट लगाएंगे, चले जाएंगे, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन,
आपको ना जैसे कि कल मान लो आपको जो मिला था ईडियम याद करने, जो आरएम के बच्चे हैं उनको हम रोज 40-50 ईडियम्स याद करने देते हैं, वन वर्ड्स याद करने देते हैं। तो आपको याद करने को मिला होगा, तो उसमें ये ईडियम था, टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। तो बाबू ये तो कंठस्थ होनी चाहिए ना आपको। अगर आप ये भूल रहे हो तो फिर आपका पेपर कैसे निकलेगा? ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, ये तो मोस्ट रिपीटेड आते हैं, या हर बार आता है एग्जाम में। तो आपको ऐसा होना चाहिए कि टू हैव बिगर फिश टू फ्राई कंठस्थ, मतलब समझ रहे हो कि आपको कोई जगा के भी पूछे ना कि भाई ये कैसे होता है, आपको पता है। तो आपको ये तो एकदम बन जाना चाहिए था तुरंत, ये 19 सेकंड भी बहुत है। ठीक है, देखो रीजनिंग का समझाती हूँ। रीजनिंग में क्या होता है ना, ये वाले इसको कहते हैं चाइनीज डिकोडिंग। ठीक है, चाइनीज डिकोडिंग होती है। तो जैसे कोडिंग डिकोडिंग आप पढ़ते हो ना, तो उसमें एक चाइनीज डिकोडिंग एक टाइप होता है। तो उसमें ये देखो कितना सिंपल सा हाउ पूछ रहे हैं, तो आराम से अगर हम काटेंगे कि देखो यहाँ पे हाउ है, यहाँ पे यहाँ पे क्या है। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ वॉट है, और यहाँ पे भी अच्छा यहाँ वेयर है, यहाँ पे भी वेयर है, राइट। तो हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन वर्ड क्या है। तो यहाँ पे देखो डी डी, यहाँ पे भी डी डी कट गया, तो वेयर तो कट चुका है। अब हमको देखना है यहाँ पे वॉट, यहाँ पे देखो यहाँ पे वॉट है, यहाँ पे भी वॉट है। अब देखेंगे इसमें और इसमें कॉमन वर्ड क्या है, तो एफ और एफ कैंसिल आउट हो गया। तो हाउ का हमको ऑटोमेटिकली पता चल गया, ए और ए होगा। ठीक है, तो मतलब सिंपल है, ये आप बना सकते हो फर्स्ट गो में। अब मैथ्स बताती हूँ, आप सोचते होगे यार मैथ्स तो बताया ही नहीं। देखो, क्या लगता है आपको, ये क्वेश्चन आपको रटा हुआ नहीं होना चाहिए? मतलब अगर किसी को भी अलजेब्रा थोड़ी भी आती है, तो उसको तो ये क्वेश्चन एकदम ऐसा है कि पेन नहीं लिखना है उसको। अभी इसको दिख रहा है ना, a+1/a 12 है, तो इसका स्क्वायर पूछ रहे हैं ये। तो अपन को 12 का 144 स्क्वायर याद होना चाहिए, -2 करना है तो 142। तो इतनी देर 6 सेकंड की ही इसकी हैसियत है, आपको 6 सेकंड ही लगाने, उससे ज्यादा यू कैन नॉट यूज, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट गो में करके तुरंत पार करना है, 6 7 10 सेकंड 15 सेकंड में। अब ये क्वेश्चन देखो, जैसे इसमें क्या है ना, इन्होंने छोड़ दिया, पता नहीं क्यों छोड़ दिया, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन है। देखो, इफ द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16। तो आप मेरे को एक सिंपल बात बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों के साइड्स ए। ठीक है, इन दोनों का सम उन्होंने 16 दिया हुआ है। तो a+a, 2a की वैल्यू दी हुई है उन्होंने 16, तो a की वैल्यू ऑटोमेटिकली 8 नहीं हो गई? अगर एक साइड 8 हो गई तो अगली भी तो 8 ही होगी ना। समझ में आ रहा है? मतलब सिंपल सा था, बस आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना था। ऐसे क्वेश्चन को आपको फर्स्ट गो में करना है। जैसे मैं ये समझाती हूँ, अगर आपको अच्छे से नंबर सीरीज आती है ना, इट्स वेरी इजी, या आप फर्स्ट गो में कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको ना आए तो आप छोड़ भी सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट गो में होने वाला क्वेश्चन है, आपको नंबर सीरीज इतनी आनी चाहिए। जैसे कि देखो, 1 3 10 क्या दिख रहा है आपको? अगर मैं 1 into 2, अगर मैं 1 into 2 कर दूं +1 कर दूं, 3 हो जाएगा। अच्छा, मैं अगर 3 into 3 कर दूं +2 कर दूं, +1 कर दूं, सॉरी। ठीक है, फिर मैं 10 into 3 4 कर दूं, +1 कर दूं, कहने का मतलब इसमें ×2 +1, इसमें ×3 +1, इसमें ×4 +1, तो इसमें ×5 +1 होना चाहिए। तो ×5 करेंगे, तो इंटू जैसे ही 5 करेंगे 205 हो जाएगा, +1 206 आंसर। तो ये आपसे जल्दी से बननी चाहिए। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या है ना, आसान है, लेकिन आपको क्लिक करने की बात है। अगर आपको थोड़ी भी प्रॉफिट लॉस आती है, तो आपको तो ये पता होगा ना इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कि भैया गेन परसेंटेज निकालना है, मतलब आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रिया ने अपना स्कूटर इतने रुपए में बेचा, ठीक है। तो देखो ये नंबर की इसमें जरूरत ही नहीं है, मतलब नहीं देखना आपको। गेनिंग इतना ऑफ द सेलिंग प्राइस, ठीक है, इतना ऑफ द सेलिंग, मतलब ये कह रहे हैं 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस, ये बोल रहे हैं ना आपको। तो ये तो आपको बात पता है कि भैया, मैं अगर आपको करके भी दिखा दूं, हमको पता है ना ये चीज सेलिंग प्राइस होती है और ऊपर वाली चीज प्रॉफिट होती है, राइट। अगर हमको सीपी निकालना होता है तो हम जानते हैं ना, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस में से अगर प्रॉफिट घटा दे तो नीचे 5 हो गया, अभी ऊपर प्रॉफिट 1 है। तो ये 1/5 कितना परसेंट होता है? 20%। ये तो आपको आनी चाहिए ना, इंटू 100 कर दो। ठीक है, तो ये तो एकदम फर्स्ट गो में करने वाली चीज है, तो दिस शुड नॉट बी लाइक हर्डल फॉर यू। ठीक है, अभी या तो इसको आप सेकंड में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अभी जैसे क्या है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है नहीं यार, देखो इन्होंने छोड़ दिया है। पर जैसे हम क्या लॉजिक लगाते हैं, या तो इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें, 31 into 5, यहाँ पे 40 into 5। ठीक है, 250 के आसपास हो जाएगा, मतलब इंटू तो नहीं है। अच्छा, माइनस करके देखते हैं। अच्छा, माइनस करने से भी पहले मैं आपको लॉजिक बताती हूँ, जब आप बहुत करोगे तो आपको ये चीज आ जाएगी। यहाँ देखो, ये 1 है, ये 2 है, 1 से 2 हो रहा है, यहाँ 7 से 8 हो रहा है, यहाँ पे 6 से 7 होना चाहिए, लास्ट में 7 किसके? सिर्फ इसके। आंसर यही होगा। ठीक है, ये पक्का पता है, आप जब बहुत पेपर कर लोगे तो आपको पता होगा कि आंसर यही होता है। अब और लॉजिक बताती हूँ, घटा के देख लेते हैं। देखो, 2 में से 1 गया तो 1 हुआ, और ये फिर 15 में से 3 गया तो 12 हुआ, तो 121 आ रहा है डिफरेंस। चलो यहाँ पे भी घटा के देख लेते हैं। 8 में से 7 गया तो 1 हुआ, और 16 में से 4 गया तो 12 हुआ, 121 आ रहा है। तो अपन को क्या करना है, 66 में 121 जोड़ देना है। तो 781 आ गया आंसर, यही वाला। समझ रहे हो? तो दिस इज नॉट दैट हार्ड, पर आप इसको नेक्स्ट गो में कर सकते हो। अगेन डीआई के क्वेश्चंस
कैलकुलेटिव होते हैं थोड़े, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। सिंपल सी बातें पूछी होती है, आप इसको सेकंड को में आराम से कर सकते हो। ठीक है। देखो, सॉल्व करके दिखाने वाली चीजें तो मैं करके सबका दिखा सकती हूँ, बट आपको मैं समझा रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन किस कैटेगरी में होते हैं। जैसे कि डिफिकल्ट, डिफिकल्ट को आपको छेड़छाड़ मतलब हाथ नहीं लगाना है, उसको एकदम देखते के साथ स्किप कर देना है। जैसे अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, ठीक है, अगर आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छी है तो ठीक है, नहीं तो मुझे लगता है कि भाई कोई भी बंदा, 3% लोगों ने बनाया है, आपको इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। आपके सामने ये क्वेश्चन आया, विद इन 9 सेकंड इन्होंने छोड़ा हुआ है, 3-4 सेकंड लगाओ, हटा दो कि हाँ भैया दिख गया, नहीं आता है मेरे को। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको रुकना भी नहीं है ना टाइम वेस्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि देखो, आपको कुछ कुछ चीजें ना टेम्प्ट करती है। टेम्पटिंग समझते हो ना? टेम्पटिंग मतलब कि आपको अपने पास बुलाती है, आपको उसको लगता है कि भाई आपको ये फील कराती है कि यार तुम इलेक्शन का क्वेश्चन नहीं बना सकते। इट्स वेरी इजी। जैसे यहाँ पे तुम एसआई का क्वेश्चन नहीं बना सकते, फिर तुमने पढ़ा क्या है? ठीक है, बेकार फील कराती है हमको। हमको लगता है कि यार एसआई तो हमसे बनी जानी चाहिए ना, इलेक्शंस तो हमसे हमसे बनी ही जानी चाहिए। लेकिन नहीं, हमेशा हर चीज आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कैसे कह रही हूँ? देखो, इलेक्शन का क्वेश्चन बनने का होता ना, तो ये वहां पे वाई नहीं दिया होता। ठीक है। कॉम्प्लिकेट नहीं किया होता, ऐसे गंदे परसेंटेज नहीं दिए होते, ऐसे गंदे परसेंट, इवन ऐसे गंदे ऑप्शंस नहीं दिए होते। तो कहने का मतलब ये है कि ये फर्स्ट सेकंड गो में बनाने वाला क्वेश्चन ही नहीं है। इसको आपको थर्ड गो के लिए छोड़ना है। टाइम बच पाया तो इस पे आना है, नहीं तो नहीं आना है। ठीक है। देखो, मैं आपको एक चीज समझा रही हूँ। मैंने आपको हमेशा पेरेटो का लॉ बताया है, दैट इज 80-20 रूल, है ना? 80-20 रूल का मतलब क्या है कि अगर आप 20% सिलेबस को कमांड कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके 80% मार्क्स आ जाएंगे। कमांड करने का मतलब क्या होता है कि आपको उस चीज पे बहुत अच्छी पकड़ है, मतलब लाइक यू जस्ट नो इट सो वेल कि वो आपको कभी गलत नहीं करोगे आप उस तरह की चीजों को। तो आपको ये 20% फिगर आउट करने हैं, जो मैं आपको HYQ सीरीज में हेल्प करूंगी करने, कंप्लीट करने में। ठीक है। तो 20% सिलेबस आप अगर आइडेंटिफाई करके कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये तो मुझको रटी ही होनी चाहिए, आप वो कंप्लीट कर लेते हो, तो आपके 80% मार्क्स आ जाते हैं। 80% मार्क्स इज नथिंग बट 160। 200 का 80% कितना होता है? 160, राइट? देन यू कैन गेट 160 मार्क्स। और सब लोग जितने भी, जिनके भी अच्छे नंबर आ रहे हैं ना, पहले तो उन्होंने यही मेक श्योर किया कि उनको वो 20% सिलेबस एकदम रटी हुई है। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे करके बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन अगर आप नहीं करोगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके नंबर कम आ जाएंगे। जैसे इन्होंने देखो, इन्होंने इसमें 4 मिनट लगाए। 4 मिनट इज अ ह्यूज टाइम। इस 4 मिनट के चक्कर में उन्होंने शायद 4 आसान क्वेश्चन छोड़ दिए, जिसने उनका बहुत सारा नंबर कॉस्ट कर लिया। ठीक है। तो ये चीज हमको नहीं करनी है। ऐसे क्वेश्चन में हमको फंस के, टेम्पटेशन में आके, एसआई का क्वेश्चन है, नहीं फंसना है। ये मैं आपको बताऊंगी, ये बहुत सिंपल मतलब है, मेंस में आता है इन जनरल। लेकिन आपको क्या करना है ना, ये मैं आपको बताऊंगी। इसको करने का भी तरीका है, आराम से एक तरीका पकड़ लोगे, इसको करोगे तो आराम से पेपर हो जाएगा। इट्स नॉट दैट हार्ड। बट द थिंग इज, आपने फिलहाल फर्स्ट सेकंड गो में इसको नहीं हाथ लगाने। ठीक है। तो पहले तो आप 160 तक पहुंचो, जहां पे भी आप अटक अटक गए हो। जैसे ही आप 160 क्रॉस करोगे ना, देन आई विल टेल यू कि फिर इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। चलो, ये क्वेश्चन देखो, इसमें भी इन्होंने 2.5 मिनट लगाए। देखो, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कभी भी फर्स्ट सेकंड को में नहीं करने चाहिए। मतलब आपको उसको हमेशा लास्ट में करना है। लास्ट में करना है इन द सेंस, देखो मैं बता रही हूँ कौन से वाले, आसान वाले ब्लड रिलेशन की बात नहीं कर रही। ठीक है। ब्लड रिलेशन वैसे भी कभी फर्स्ट गो में नहीं करना है, हमेशा सेकंड गो में करना है, या फिर थर्ड गो में, अगर ऐसा गंदा सा आ जाए तो। देखो, इसमें क्या है ना कि इसको आपको सबको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? पर मैं इसको कैसे सॉल्व करती हूँ, आप जब समझोगे ना, मतलब अच्छे से अगर आपको ब्लड रिलेशन आती है, तो आप पहले तो इसको लेट करोगे, और लेट करोगे भी तो कैसे सोचोगे कि ए इज द डॉटर ऑफ के, राइट? तो ए क्या होनी चाहिए? ए फीमेल होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ए इज द डॉटर ऑफ के। तब यहाँ पे देखो, ए प्लस है, तो यहाँ पे चेक करो तो ए इज द मदर ऑफ के। नहीं, ए तो डॉटर होनी चाहिए ना, तो पहला कट गया। ठीक है। यहाँ पे देखो, आ, के के इज द मदर ऑफ ए, राइट? यहाँ पे देखो, प्लस का मतलब मदर है ना। तो के, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं आपको जुगाड़ बता रही हूँ कैसे करना होता है। के प्लस ए है, तो के इज द मदर ऑफ ए, ठीक है। लेकिन आपको ये समझ, आप तो ये देख के लगा दोगे कि यार आपने तो बोला हाँ कि भाई के तो मदर है ना, लेकिन अभी ए डॉटर है कि नहीं, इसका जेंडर तो चेक करना पड़ेगा ना। तो ए क्या है? इक्वल्स टू ए इज द ब्रदर ऑफ बी। इसका मतलब नहीं, ये तो मेल है ना, ये डॉटर तो नहीं हो सकती, ये सन हो सकता है ए। तो ये वाला ऑप्शन भी गया। ठीक है। मैं ऐसे करती हूँ अपने पेपर में, यहाँ देखो, के इज द मदर ऑफ ए, ये तो दिख गया ना आपको, के इज द मदर ऑफ ए, प्लस के साइन का मतलब। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए फीमेल है। के ए की मदर भी है और ए फीमेल भी है। समझ में आ रहा है? तो बस थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो इट विल टेक बियरली 1 मिनट इफ यू नो दिस काइंड ऑफ वेरिफिकेशन। और अगर ये नहीं भी होता है ना, तो भी आपको इसको लास्ट में करना है। आपको नहीं पता कि ये होगा कि नहीं होगा, पर मोस्टली आप जब
हो जाता है ना, बहुत प्रैक्टिस हो जाती है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। मैंने कोई ब्लड रिलेशन सॉल्व नहीं किया, कोई मैंने डब्बे नहीं बनाए, कुछ नहीं किया मैंने इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है। तो अरे अभी मेंस निकालनी है ना आपको, आपको थोड़ी ना प्रीलिम्स सिर्फ निकालना है। तो जब आपको मेंस निकालना होगा तो आपको ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी। चलो, आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर। चलो अभी ना प्रायोरिटाइजेशन समझते हैं। हमको कैसे क्वेश्चंस प्रायोरिटाइज करने हैं। हमको ना हमेशा हमेशा ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट गो में करने हैं जो हमको बहुत फेमिलियर हो। कहने का मतलब, हमको वो चीजें ऐसी हो ना कि हम उसको रोज देखते हैं, हर पेपर में देखते हैं। हमको आदत ही पड़ गई है कि यार ये a/1 + a वाला क्वेश्चन तो आएगा ही ना, दैट्स वेरी इजी, राइट। अभी कुछ मान लो परसेंटेज निकालने का कोई क्वेश्चन आ गया, या कोई रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया, कुछ भी जो बहुत बेसिक्स है। अभी जैसे मान लो मिरर इमेज वाला क्वेश्चन रीजनिंग में जैसे आता है, जैसे डाइस का क्वेश्चन मिरर उसमें आता है रीजनिंग में, तो क्या ये सब बहुत हार्ड क्वेश्चंस हैं? नहीं, ये तो हमेशा आते हैं। तो ये तो आपको फर्स्ट गो में करके निकालना है, वो तो आपको आपको हर बार पता है कि वो पेपर में होगा ही होगा। तो फेमिलियर जिसके साथ आपको पूरा वो हो कि हाँ भाई ठीक है, अ, जानती हूँ मैं इसको। ठीक है। दूसरा क्या, आपको इमोशनल क्वेश्चन के साथ इमोशनल नहीं होना है। आपको भाई जैसे मैंने बताया ना, टेम्पटेशन होगी कि आपको इंग्लिश करनी है, अरे सॉरी, सॉरी फॉर दिस, आपको ना एसआई करना है। एसआई तो आपको आनी चाहिए, इलेक्शन वाला क्वेश्चन तो आपसे आना चाहिए। पर नहीं, नहीं बन रहा है, तुरंत छोड़ो। ये जैसे ये 4 मिनट इन्होंने लगाया ना, ये 4 मिनट इज अ वेस्ट। आपको 1 मिनट में अगर आपको लग गया है कि ना भाई ये तो नहीं बनने से रहा है, बहुत कैलकुलेटिव है, मेरे से नहीं होगा, तो इमीडिएटली 1 मिनट के अंदर अंदर छोड़ देना है। ठीक है। पहले तो देख के ही छोड़ देना है, लेकिन अगर आप फिर भी अटक गए किसी क्वेश्चन में, तो आपको स्किप करना सीखना ही पड़ेगा। अगर आप स्किप करना नहीं सीखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे फिर। देखो ये तो बहुत प्रैक्टिस के बाद आती है थर्ड वाली, कि अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको आता है, आपसे बन जाएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव है, टाइम लगेगा, तो उसको आप मार्क एंड रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, ये आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके आगे सीख जाएंगे, पर पहले आपको ये इन दोनों पे कमांड करना है। ठीक है। चलो अभी मैं बताती हूँ प्रायोरिटाइज। जैसे मैंने बताया ना फर्स्ट गो में करो, तो ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट गो में करना है। भाई दिख रहा है ना, 142 लगाओ, आगे बढ़ो। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट गो में करना है, फैमिलियर दिख रहा है। देखो, कोन तो आपको हमेशा से पता है, कोन का रेडियस पता है आपको, कोन का वॉल्यूम पता है, तुरंत निकाल दोगे, है ना। आपको हाइट का रेशियो पूछा है तो आप आराम से निकाल दोगे, आपको फॉर्मूला अगर पता है तो, अगर आपने मेंसुरेशन पढ़ी है तो। ठीक है। अभी जैसे देखो, फेमिलियर क्वेश्चन, देखो मैं अभी ना आरंभ में और इवन अंतिम प्रहार में भी मैंने आपको बोला हुआ था कि सेंसस रटो। ठीक है। 5 ईयर प्लान रटो। देखो ये सब ऐसी चीजें है ना जो आपको मुखस्त होनी चाहिए, मतलब आपको इतनी अच्छे से याद होनी चाहिए कि अगर आपको नींद से भी कोई जगह के बोले तो भी आपको आता है। ठीक है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट 5 ईयर प्लान। वो भूल जाओगे तो फिर तैयारी क्यों कर रहे हो? मत करो तैयारी फिर। ठीक है। तो ये चीज आप अफोर्ड नहीं कर सकते भूलना, या फिर ये चीज आप गलत नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ये गलत करने लग जाओगे ना, तो फिर आप बहुत सारे बच्चों से पीछे हो जाओगे, बहुत सारे बच्चों से, क्योंकि सबको पता है कि सेंसस 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक मिस्टेक इन दिस। ठीक है। इवन सेम, देखो ये तो क्या है, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, आसान सा। ये देखो सारे बच्चे बना लेंगे, 84% बच्चों ने बनाया हुआ है, 21 सेकेंड्स में बनाया हुआ है। क्या ही है इसमें? ये देखो 5 टाइम्स ऑफ 5 है, ये 8 टाइम्स ऑफ 5 है, राइट। तो 5/8 का रेशियो है ना, तो ये देखो ये 5 से कैसे कटेगा, 6 से कटेगा, 6 से 5 बार में कटेगा। तो यहाँ पे 6 का ही मल्टीपल होना चाहिए, 8 का मल्टीपल होना चाहिए, 6 8 जा 48। मतलब देखो जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, दिस विल नॉट बी अ लाइक वेरी हार्ड टास्क फॉर यू, आराम से हो जाएगा। देखो अवॉइड ओवर थिंकिंग, एंड मैंने बताया आपको स्मार्ट गेसिंग करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैं जो आपको इसके एग्जांपल्स दिखाऊंगे ना, यू विल बी लाइक ओके, ये क्वेश्चन तो हम छोड़ देते थे, पर नहीं, आपने छोड़ना नहीं है, ऐसे ही करके आपका अटेम्प्ट बढ़ेगा। देखो जब इंग्लिश और जीके की बात है ना, आपको इंस्टिंक्ट के साथ जाना है, जो आपकी इंस्टिंक्ट कहती है, जो आपको फर्स्ट गो में फील आता है कि हाँ भाई ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये उनको फील आ रही हो ना। कभी कभी ना देखो वेब सीरीज में, फिल्मों में बहुत सारे वर्ड सुनते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, तो हमको ना फील रहती है उस चीज की कि अच्छा इसका आंसर तो ये होना चाहिए कायदे से। ठीक है। तो हम उस फील के वजह से जाएंगे। तो देखो ऐसे भी तो गलती हो रहा है ना, तो इट्स बेटर टू टेक चांस। और आप देखना हमेशा, अगर आपकी फील अच्छी गेस वर्क हो गई ना, तो अच्छा होगा, आपके नंबर आएंगे। ठीक है। दूसरा, मैथ्स और रीजनिंग में आपको ऑप्शन वेरिफिकेशन मेथड पे जाना है, जो आपको अभी नहीं आता, मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी कैसे करना होता है। देखो ऑप्शन वेरिफिकेशन में क्या होता है ना, कभी कभी आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में, उन्होंने पूछा हुआ है कि लास्ट में 7 का ही मल्टीपल होगा, आपको दिख जाएगा। या उन्होंने किसी चीज का 3x पूछ दिया। ठीक है। या फिर उन्होंने किसी चीज का 5x पूछ दिया। तो आपको ना ये ध्यान देना है कि यार 5x का मतलब क्या। जैसे मैं समझाती हूँ, मान लो आपने एच निकालने को आपको कहा है, हाइट, अगर आपका एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, आपको एच निकालने को कहा है, आपने एच निकाले, लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल में पूछा है 7x बता दो। ठीक है, 7h बता दो। ठीक है।
7 टाइम्स ऑफ एच बता दो जो भी हाइट आई है। तो आपको पता है ना कि यार जो भी ऑप्शन में मल्टीपल जितने भी ऑप्शंस होंगे, कोई ना कोई एक तो 7 का मल्टीपल जरूर होगा ना। अब आपको दिख रहा है कि ये तीनों 7 के मल्टीपल नहीं है, तो ये ही एक है, तो आंसर तो यही होगा। उसी तरह से 11 का मल्टीपल आपको चेक करना होता है, क्योंकि आप देखते हो ना, पाई आर स्क्वायर एच, इस पाई में हमेशा 22 होगा, इस 22 में हमेशा 2 और 11 होगा। तो हमेशा जो ऑप्शन होगा, अगर आप इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, तो वो तो 11 का मल्टीपल होगा ही। ये सब धीरे धीरे करके आएगी, धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे करके आपका इसका फायदा आपको समझ में आएगा। फिर क्या है कि वो क्वेश्चंस आपको हाथ नहीं लगाने जिसमें ऑप्शंस बहुत करीब और गंदे, बहुत क्लोज से हैं, ठीक है। जैसे बहुत क्लोज नहीं होते पॉइंट पॉइंट में, वो क्वेश्चन आपको देखते के साथ छोड़ देने, ठीक है। चलो, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूज लॉजिक एंड कॉमन सेंस। ठीक है, ये क्यों कह रही हूँ मैं? देखो, मैं जो यूज करती हूँ मैं केवल आपको वही बता सकती हूँ, ठीक है। तो आपने समझना है, लॉजिक और कॉमन सेंस से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ। देखो, इस क्वेश्चन से आते हैं। देखो, ये क्वेश्चन लोगों को बहुत हार्ड लगा है, फाइनल एग्जाम में लोग छोड़ के आए, पर मैं आपको लॉजिक समझाती हूँ। देखो, यहाँ पे उन्होंने पूछा है ना, देखो, सिटीज ऑफ मणिपुर इज, ऐसे कौन सी सिटी है मणिपुर की जिसमें जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी लोकेटेड है? बहुत सिंपल बात। क्या आपने इस ये जानते हो ये शब्द? क्या इस तरह का कोई सुना हुआ है? इस तरह का कुछ सुना हुआ है? सुना हुआ होगा तो अलग बात है यार, मैंने नहीं सुना हुआ है, ठीक है। तो कम नॉलेज भी कभी कभी काम आ जाती है। तो मेरे को ये बातें नहीं पता। चांडिल शायद सुना होगा तो सुना होगा, लेकिन मैंने ये नहीं सुना, मतलब दीज आर नॉट दैट फेमस, राइट। और मणिपुर से एसोसिएटेड है कि नहीं है वो मुझे भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पे आपको एक नाम दिख रहा है, इम्फाल। समझ रहे हो? तो इम्फाल तो आपको क्लियरली पता है ना भाई, मणिपुर से रिलेटेड है। तो अगर आपको कोई ऑप्शन साफ साफ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आई एम रिलेटेड टू मणिपुर, अरे भाई मेरे यहाँ पे ही वो डांस एकेडमी खोलेंगे, आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी इन मणिपुर, तो फिर मैं इन चीजों को क्यों देखूंगी? आप बताओ। जब मुझे दिख रहा है कि मेरे को गेस भी करना है, तुक्का भी लगाना है, तो मेरा दिमाग तो खुला होना चाहिए ना कि मणिपुर इम्फाल का रिलेशन है। इन्होंने छोड़ दिया है, नहीं छोड़ना है इसको। ये आपको आपको लोगों से आगे पहुंचाएगा, ठीक है, जो ये सारी चीजें नहीं दिमाग लगा पा रहे। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, इन्होंने गलत कर दिया। ये गलत करने वाला क्वेश्चन नहीं था। ओके, उन्होंने कहा कि भाई, टाइम मैगजीन की लिस्ट में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में 2021 में किसका नाम था? ठीक है, नीरज चोपड़ा, नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, अमित शाह। ठीक है, अभी आप बताओ आपको क्या लगाना चाहिए। मतलब आप अपने मन में सोचो, व्हाट शुड बी द आंसर? मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, अगर आप लोग सारे लोग देखते हैं ना, ऐसे तो मैं नहीं इतना ज्यादा फॉलो वॉलो करती ट्रेंड ट्रेंड, और इंस्टा विंस्टा पे भी इतना ज्यादा नहीं हूँ मैं एक्टिव। बट मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने सुना कि भाई नरेंद्र मोदी इज द इन्फ्लुएंसर का इन्फ्लुएंसर, ठीक है। तो आप बताओ, यहाँ पे सबसे फेमस नाम आपको क्या दिख रहा है जिससे पूरी दुनिया इन्फ्लुएंस्ड है? नरेंद्र मोदी। तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को छोड़ के आप ये इनमें से सब कुछ लगाते हो, ये तो फील्ड स्पेसिफिक है ना। अमित शाह फील्ड स्पेसिफिक, विराट कोहली फील्ड स्पेसिफिक, नीरज चोपड़ा फील्ड स्पेसिफिक। पर ये तो भाई मोस्ट लव्ड पर्सन अभी चल रहे हैं, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल चल रहे हैं, इनको इन्फ्लुएंसर का इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। तो आप इनको छोड़ के, जब मान लो जब बाप बैठा हो तो बेटे की तो बात नहीं करेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। जब सबसे बड़ा लीडर सामने हो, आपके पास ऑप्शन में परोस के दिया गया हो, भाई लगाना है तो सबसे पहले इसको लगाओ, ठीक है। अगर ये नहीं होते तो हम इसमें सबसे फेमस आप किनको जानते हो? विराट कोहली, विराट कोहली पे लगाते। समझ में आ रहा है? तो हमको अगर कुछ पिक भी करना है ना, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, तो हम वैसे लोगों को पिक करेंगे जो मोर फेमिलियर है, मोर नोन है। वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये बातें पता होनी चाहिए, राइट? ठीक है। अभी जैसे ये क्या है ना, ये आपके लॉजिक से बनेगा, अगर आपका लॉजिक स्ट्रांग है तो। देखो, मैं ये मानती हूँ कि जब आप पढ़ते हो, आप अपने आसपास की चीजों से अवेयर रहते हो, देन आपका लॉजिक भी डेवलप होता है, और स्मार्ट होते जाते हो आप, और हार्डनेस करते रहते हो अपने नॉलेज को, ठीक है। तो देखो क्या है, बड़ा सिंपल सा है। इन्होंने पूछा व्हाट आर द मतलब व्हाट चैलेंजेस डज फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफन फेस इन इंडिया। इसका मतलब अगर आप हिंदी में करना चाहो तो मैं आपको समझा दूं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग आते हैं ना, एफडीआईज, एफआईआईज, ठीक है, मैं समझाती हूँ। जैसे मान लो क्या होता है कि विदेश से बहुत सारी कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट करने आती है कि अरे इंडिया की तो ग्रोथ, अभी इंडिया की ग्रोथ हो सकती है, इंडिया में तो पोटेंशियल है, चलो हम आते हैं इंडिया में, कंपनी खोलते हैं, या इंडिया में पैसे लगाते हैं किसी कंपनी में, ठीक है। तो वो आते हैं हमारे इंडिया, देखो बाहर से पैसे आएंगे तभी तो हमारे इंडिया का ग्रोथ होगा। तो अभी क्या होगा कि वो आते हैं, लेकिन उनको कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। वो चैलेंजेस क्या होंगे? सॉरी, अब चैलेंजेस क्या होंगे? देखो, अभी क्या है ना, यहाँ पे दे रहे हैं, देख रखा हुआ है कि एक्सेसिव फॉरेन कंपटीशन। अरे इंडिया में ऐसी तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई एक कंपनी आके पैसे लगा रही है तो क्या कोई अगली कंपनी आके पैसे नहीं लगा सकती? इंडिया में पैसों की जरूरत है कि नहीं? बहुत जरूरत है। तो एक्सेसिव फॉरेन कंपटीशन तो कुछ नहीं है ऐसा। मतलब ठीक है यार, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, सब वेलकम हो, ठीक है। और यहाँ देखो,
लैक ऑफ कंज्यूमर बेस। ठीक है। लैक ऑफ कंज्यूमर बेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ग्राहक ही नहीं है। जो मतलब अगर अगर कोई ग्राहक ही नहीं होता तो बाहर की कंपनियां क्यों आती है यहाँ पे? कुछ भी करने, कुछ भी बेचने, कुछ भी बनाने क्यों आती है जब यहाँ पे कोई खरीदार ही नहीं होता? तो ये तो फिर गलत हो गया। यहाँ देखो, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर। ये भी कैसे गलत होगा? बताओ, अगर इंडिया में स्किल्ड लेबर्स नहीं होते तो इंडिया के अच्छे अच्छे बच्चे आईआईटीज और एनआईटीज होते हैं, वो फॉरेन क्यों जाते? है ना? आपने देखा होगा कि नासा में हर जगह पे विदेश की कंपनियों में नौकरी करने इंडिया के अच्छे ब्राइट माइंड्स चले जाते हैं। ठीक है। जिनको हम ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं, वो जाके वहां जॉब करते हैं। तो इंडिया में स्किल की तो कोई कमी है नहीं। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। अब उनको प्रॉब्लम ये फेस होती है, या फिर आप न्यूज भी थोड़ा बहुत देखते रहते हो ना, तो उनको आप सुनते रहते होगे कि उनकी एक प्रॉब्लम है कि जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया आता है ना, तो उनको एक सलीका नहीं समझ में आता कि यार वो क्या क्या ऐसे ऑनलाइन अप्लाई अप्लाई करें अपने बिजनेस के लिए कि उनको तुरंत से अप्रूवल मिल जाए। यहाँ पे बहुत अंडर द टेबल पैसे दो, और बहुत झंझट है, बहुत ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स है, रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है यहाँ पे। इसलिए उनको इनकंसिस्टेंट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट मिलता है। उनको समझ नहीं आती कि इंडिया में इजीली बिजनेस कैसे किया जाए। तो ये तो लॉजिक की बात है ना, आपकी फील होनी चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं बनता कोई बात नहीं, पर मतलब मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, ये वाली चीज। ठीक है। तो मतलब मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने का फील यही है कि मतलब आई सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन लाइक दिस, इन दिस वे। तो आप, हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन में वैसा नहीं सोच पा रहे, पर आप किसी और क्वेश्चन में आप रिलेट कर पाए, राइट? देखो, रीड केयरफुली की बात करते हैं। देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि हम ना क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते। जैसे ऊपर एक क्वेश्चन आया था जिसमें अपोजिट पूछा था, उन्होंने वाउच का अपोजिट पूछा था। उसी तरह से कभी कभी वो इनकरेक्ट नॉट लिखे रहते हैं, पर हम ध्यान नहीं देते क्योंकि वो बोल्ड करके नहीं लिखते, नॉर्मल लिखते हैं। तो हम ना ध्यान नहीं देते, और हम बस करेक्ट लगा के आ जाते हैं, और पर उन्होंने पूछा तो इनकरेक्ट होता है और वो गलत हो जाता है, राइट? तो हमको इस चीज को बहुत ध्यान देना है। फिर साइनो एंटो। साइनो एंटो, वो कभी साइनो पूछते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। तो अगर वो साइनो एंटो पूछते हैं, हम पढ़ते नहीं है ढंग से, हम लगा के आ जाते हैं। ठीक है। इवन हम लास्ट लाइन ऑफ क्वेश्चन नहीं पढ़ते। कभी कभी क्या होता है ना, मान लो उन्होंने पूरा कुछ कैलकुलेट करने के लिए दिया, हमने पढ़ लिया कि अच्छा ये कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट किया, लेकिन लास्ट में उन्होंने कुछ ऐसे 2x 3x ऐसे करके कुछ पूछ लिया होता है, या कुछ चेंज कर दिया होता है लास्ट में कि ये बताओ। तो हम ना उसको ध्यान नहीं देते, लास्ट लाइन ऑफ क्वेश्चन नहीं पढ़ते और टिक लगा लेते हैं। फिर हमको लगता है यार शिट, जब वो क्वेश्चन गलत हो जाता है हम फिर सोचते हैं यार ये तो गलत हो गया, पर ये तो मैंने ध्यान से पढ़ा ही नहीं। तो इसको सिली मिस्टेक में कहेंगे, सिली मिस्टेक हो जाती है। पर नहीं, हमको अवॉइड करना है, हमको माइंडफुल रहना है कि भाई नहीं, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो हमको लास्ट लाइन पढ़ लेना है आंसर लगाने से पहले। ठीक है। चलो देखो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, अगर हम घर पे प्रैक्टिस कुछ नहीं करते और ऐसी सिचुएशन एग्जाम में आ जाती है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है? आप रिलेट कर पाएंगे। जैसे क्या होता है ना, जब आप इस साल का प्रीलिम्स हुआ था, 10 तारीख को, आई हैव अ फ्रेंड, उनके साथ क्या हुआ कि वो गए एग्जाम देने के लिए, और उनका सेंटर बहुत दूर था। ठीक है। तो वो एक दिन पहले आए थे, उनकी नींद भी सही से नहीं हुई थी, और सुबह उनको शायद 6 बजे ही निकलना पड़ा। दूसरे शहर आके फिर उनको 6 बजे ही निकलना पड़ा एग्जाम सेंटर के लिए, उनका फर्स्ट शिफ्ट था। तो वो जस्ट बेस्ट पहुंचे वो एग्जाम में। ठीक है। एक तो पहले आपको पता है एक सुबह वाले शिफ्ट में कितना झंझट होता है, और शायद उनका सेकेंड डे था, 9 तारीख या 10 तारीख को था, तो उनको ज्यादा आइडिया नहीं था कि एग्जाम में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एग्जाम का हार्ड है या इजी, कुछ उनको आइडिया ज्यादा था नहीं। तो वो गए, और पहली शिफ्ट जो आई ना उस दिन की, मॉर्निंग शिफ्ट, वो इतनी हार्ड आ गई। ठीक है। मतलब यू कांट बिलीव, लाइक शायद यही पेपर था, मे बी, हाँ यही पेपर था जो मैं आपको, जिस पेपर का मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया ना, तो वही पेपर था। उसमें देखा ना आपने कितने कैलकुलेटिव वाले सवाल है, मुझे जहां तक याद है, हाँ यही पेपर था। ठीक है। शायद 10 जनवरी, 10 सितंबर और समथिंग। तो क्या हुआ, वो गए और पेपर, एक तो इतनी दूर से आए थे और ये सब कुछ। अभी वो पेपर के उन्होंने ठीक है रिलैक्स किया, चलो करते हैं। अभी शुरुआत में ही उनका एक क्वेश्चन गलत आ गया। ठीक है। जब जब वो मैथ्स करने पहुंचे, उनके शुरुआत में ही मैथ्स का एक क्वेश्चन गलत आ गया। बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था इस साल का। तो वो क्वेश्चन उन्होंने गलत दे दिया था, पर उनको लगा यार वो उनसे सॉल्व नहीं हो रहा है। वो पूरे परेशान हो गए। फिर वो अगले क्वेश्चन पे गए, तो वो याद है ना आपको, इलेक्शन वाला, Y% वाला, फिर उन्होंने वो ट्राई किया, वो भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने उसके बाद ये सीधे लगातार से ये सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आ गया। अब उन्होंने देखा भाई ये भी मेरे से नहीं हो रहा है। मतलब उनका वो जो 10 मिनट वेस्ट हुआ है ना इन चीजों में, उन्होंने बहुत टाइम लगाया, फिर से रीसॉल्व किया। बट ही जस्ट स्टार्टेड पैनिकिंग, यही अभी क्या होगा। मतलब फिर वो इतना फ्रीक आउट हो गए कि फिर आगे का पेपर उनका थोड़ा सा बिगड़ गया। ठीक है। तो देखो, इस तरह की सिचुएशन जब आते हैं ना, तो आपका साल कॉस्ट हो जाता है। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको ये सारी सिचुएशंस को पहले से हैंडल करना सीख के जाना पड़ेगा। बहुत लोगों के साथ बहुत सारी गड़बड़ियां होती है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, ये हमको घर पे सीखना है। इसलिए मैं क्या कह रही थी, मतलब बाद में हमने यही कंक्लूजन निकाला कि अगर कभी ऐसा हो, जैसे मेंस के टाइम पे आप तैयारी करोगे तो आपके साथ बहुत होगा, तो मैं आपको इसका एक बेस्ट उपाय बता रही हूँ।
सबसे मतलब एकदम वो है कि हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व इससे। अगर कभी आपसे ऐसा हो ना कि आप किसी क्वेश्चन में फंस जाओ, एक क्वेश्चन में फंसो, अगले क्वेश्चन में भी फंस जाओ, उसके अगले क्वेश्चन में भी फंस जाओ, ठीक है? आप पैनिक करने लग जाओ कि यार मेरे से तो कुछ नहीं बन रहा है, शायद मैं ब्लैंक हो रही हूँ, मेरे से तो मुझे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है? मैं एकदम ऐसा लग रहा है कि मुझको कुछ आता ही नहीं, ऐसी फीलिंग आने लग जाए ना, जस्ट लीव द पेन, ठीक है? ब्रीथ फॉर 4-5 टाइम्स, अच्छे से आंख बंद करके 2-4-5 बार ब्रीथ कर लो, पानी पी लो, ठीक है? कहने का मतलब आप 1 मिनट वेस्ट कर दो। जो आपके लिए वेस्ट है ना, वो आपके लिए पूरा एक अच्छा, आपके दिमाग में जो पैनिक क्रिएट हो रहा है ना, उसको ब्रेक करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आपको 30 सेकेंड 40 सेकेंड लेके ब्रीथ कर लेना है, पेन छोड़ देना है, क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचना है, पानी पी लेना है, ठीक है? देखो आप वैसे भी वो क्वेश्चन करते रहते, पैनिक कर करके आप वो 1 मिनट वैसे भी खो देते। तो आप इन बिटवीन पेपर भी आपके साथ हो जाए ना, जस्ट हैव द करेज टू लीव द पेन, टेक अ ब्रेक, अपने दिमाग को पॉजिटिव अफर्मेशन दो कि हाँ भाई ठीक है, फिर से रीस्टार्ट करते हैं, इट्स ओके, हो सकता है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है, ठीक है? और उसके बाद क्या करना है, आपने फिर उसके बाद का क्वेश्चन नहीं देखना, आपने 4-5-6 क्वेश्चन सीधा स्किप कर देना, गायब। नहीं भाई, मैं 19 नंबर पे, मतलब मैं 12 नंबर का क्वेश्चन, 10, 11, 12 तीनों में से नहीं बना, मेरे को 13 पे नहीं जाना, मेरे को सीधा स्किप कर देना, मेरे को 17-18 से करना चालू करना है, 17-18 पे जाना है, 17-18 से करना चालू करना है। अरे भाई हो सकता है ना कि 10, 11, 12 नहीं बना, 13, 14 में भी कुछ प्रॉब्लम है, क्यों फिर से फ्रीक आउट हो? भाई चलो 17-18 पे, 17-18 से जाके चालू करेंगे, कुछ ना कुछ तो आसान क्वेश्चन मिलेगा। फिर से अपने दिमाग को भी आप शांत करके आओ, फिर से आप स्टार्ट करोगे ना, फिर आप फ्लो पकड़ लोगे, ठीक है? जब आप फ्लो पकड़ लोगे, फिर आप उन क्वेश्चंस पे ही वापस आओगे ना, तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, इसको ऐसे सोचना था। कभी कभी हम क्वेश्चन पे पहले घूमे, जैसे बहुत सारे बच्चों का मेरे पास आते हैं मैसेज, और जैसे कि दीदी हम ना जब टेस्ट दे रहे होते हैं तो हमसे वो क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है? लेकिन जब हम अ, जैसे ही टेस्ट खत्म हो जाता है, फिर से वो क्वेश्चन बनाने का ट्राई करते हैं ना, हमसे तुरंत बन जाता है। तो यही चीज है कि जब आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनता है, आपको उस वक्त के लिए उसको छोड़ देना है, आपको आगे बढ़ जाना है, आप आगे बनाओ, बनाने लग जाओ, सारे बना लो। फिर जब आप उस पे आओगे ना, तो शायद वो चीज जो क्लिक करनी चाहिए थी, जो आपको पेपर के बाद क्लिक करती है, आपको वहीं पे क्लिक कर जाएगी, ठीक है? तो ये सब चीजें करोगे ना, तो आप ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करोगे, देखना इमेंसली फायदा होगा। देखो, भगवान या फिर कोई और आके कोई टॉपर, सब लोग एक ही जैसे हैं। हम अगर उसको क्रॉस करके एक थ्रेशोल्ड के बाद आ गए, तो वो चीज है ना कि हमने ये सारी चीजें फेस करी हैं। दैट्स व्हाई आई कैन टेल यू, इवन आप, मैं, जितने भी लोग हैं ग्रुप में, अंतिम प्रहार में 2,500 से ज्यादा लोग हैं जो एकदम अच्छे बच्चे हैं, जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है, मेंस लिखने वाले लिख के आए हुए हैं, तो दे नो हाउ इट इज। तो आपको ये समझना है कि भाई हर बंदा इस प्रॉब्लम को फेस करके गुजरा है, और उसने ये सोल्यूशन निकाला है कि यही सारे जो मैंने आपको पॉइंटर्स बताए ना, यही सारे सोल्यूशंस हैं। कोई बहुत मैजिकल चीज नहीं है, बस इतनी सी बात है। अगर आपने मानी मेरी बात, अगर आपने फॉलो किया, आपने सुना, आप इतने पॉजिटिव चेंजेस देखोगे ना, आपके नंबर ड्रास्टिकली बढ़ेंगे। पर हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, देखो मैं आपको बता रही हूँ, जो ऐसा है ना, पर्सन टू पर्सन में बता रही हूँ आपको। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हमारा मन ही नहीं भरता, हम और 20 वीडियोस देखते हैं, नहीं। आप कभी ठहर के देखो, इफ यू ट्रस्ट मी, इफ यू नो मी, इफ यू आर इन अंतिम प्रहार और आरव, अगर आप नहीं भी हो तो यू कैन कम यार, फ्री में है, कोई पैसे नहीं है, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, मन लगता है तैयारी करने में, तो यू कैन कम देयर, ठीक है? तो आप सिस्टमेटिक वे है, तो आप आ सकते हो, अगर आप हो ना, तो यू नो मी, जब हम वीकली कॉल्स पे बात करते हैं, आई ऑलवेज टेक योर डाउट्स, राइट? तो हमको ना, मैं अब बस चाहती हूँ यार कि जो मैं प्रॉब्लम में फंसी हूँ ना, आपने नहीं फंसना उस प्रॉब्लम में। आपने उस चीज का तुरंत से स्केप, आपको मैं बता दूंगी कि भाई निकलते कैसे, आपको नहीं अटकना, ठीक है? आपके पास जितना टाइम है, आप उसको अपने और बेहतरी में लगाइए, इन चीजों में ना अटके। मैंने आपको बताया है, ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है? फिर हम वीकेंड्स पे जब हम कॉल करेंगे, वी विल डिस्कस कि इसके बाद भी आपने इम्प्लीमेंट किया 15 दिन, 10 दिन, महीने भर, फिर भी क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है? देखना, अगर आप ये सब कुछ को अच्छे से बार बार, इस वीडियो को 2-4 बार नहीं समझ आती तो देख लो, स्लाइड्स को बार बार देख लो, आप देखना, थिंग्स विल चेंज। आप क्रॉस करोगे थ्रेशोल्ड, पर उससे भी पहले ना आपको, समटाइम्स वी नीड टू बिलीव, देन इट हैपेंस। पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ भाई यही तरीके हैं, जो मैंने यूज, जो दीदी ने यूज किया, जो मैंने यूज किए, जो और सारे टॉपर्स यूज करते हैं, जो बाकी सारे जितने लोग अच्छा कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं, तो मेरे को भी यही तरीके फॉलो करने पड़ेंगे। लेट्स गिव इट अ ट्राई। आप एक बार मन से इसको ट्राई तो करो, आप एक बार इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश तो करो, देखना आपको पॉजिटिव चेंजेस मिलेंगे, एंड यू विल टेल मी इन द वीकली कॉल कि हाँ भाई मेरे नंबर बढ़े हैं ड्रास्टिकली। पर ये सब चीजें ना प्रैक्टिस की बात है, आपको इसको प्रैक्टिस करने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में इट विल टेक टाइम, राइट? तो आपको बस इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है, उतारना है, फिर देखना है कैसे ग्रेजुअल नंबर बढ़ते हैं, एंड यू विल कम एंड थैंक मी लेटर, राइट? ठीक है, देखो, हो गया। अब बस आपने ये सारी बातें करनी है,
ये सारी चीजें फॉलो करो। देखो मैं एक दिन क्या करूंगी, कोशिश करूंगी कि मैं आपको लाइव भी करके दिखा दूं कि ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई है उसको मैं टेस्ट में कैसे फील करती हूँ जब टेस्ट चलता रहता है। और मैं क्या कोशिश करूंगी, जैसे आप लोगों का कहना है कि भाई मॉक देते हो तो फिर आप कैसे एनालाइज करते हो जो आपकी गलतियां होती हैं, जो चीजें होती हैं, मैं आपको वो भी बता दूंगी, डिजिटल नोट्स का भी बता दूंगी। आई टेल यू एवरीथिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। सो यू कैन स्टे ट्यून्ड, यू कैन लाइक बी विद अंडरस्टैंड एसएससी, यू विल गेट टू नो एवरी सिंगल थिंग। और आप अगर अंतिम प्रहार आरंभ में नहीं है तो यू कैन ज्वाइन, यू आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है, चलो फिर ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।